हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पे हैं। बिजनेस स्टडीज का टाइम आ गया है। डे 7 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 हमने चालू कर रखा था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसका एक पार्ट मतलब डे 7 पार्ट 1 हमने पहले ही कर लिया है। ये डे 7 पार्ट 2 है, जहां पे चैप्टर नंबर 8 का सेकंड और लास्ट पार्ट कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड इस चैप्टर में उठा रहे हैं, क्योंकि सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। कुल मिला के 5-6 सोर्सेज हैं, 3 तो इसी बोर्ड पे आ चुके हैं। और डरने वाली बात नहीं है, जो दूसरे बोर्ड पे जो बाकी के 2-3 आएंगे वो इतने लंबे लंबे नहीं है। एक ही लंबा है इसमें, आप देखो 2, बस 2 यहाँ से चालू हो रहा है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे खत्म हो रहा है। सिर्फ एक ही बड़ा है, उसके अलावा और कोई पॉइंट बड़ा नहीं है। तो डरने की बात नहीं है, काफी छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इसका थोड़ा सा जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया था, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे थे। हमने वहां पे बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स में डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का भी फीचर होता है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, इसको डिविडेंड कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। तो डिवेंचर बॉन्ड कब एक कंपनी यूज करती है फाइनेंस के लिए, जब उसको लॉन्ग टर्म बड़े समय के लिए डेट कैपिटल चाहिए हो। दो तरीके की कैपिटल होती है, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल उसे कहते हैं जब जो बंदा पैसे दे रहा है वो कंपनी में मालिकाना हक या ओनरशिप भी रखे। और डेट कैपिटल उसे कहते हैं जब पैसा तो मिल रहा है पर कोई ओनरशिप वगैरह नहीं है, बस एज अ लोन उसको मिल रहा है। तो उस केस में ये डेट शब्द आता है। सेकंड पॉइंट है बियर्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारे डिवेंचर्स हैं बेसिकली उनकी बात चल रही है, उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब एक पहले से बता दिया जाता है कि भैया तुम्हें 10% मिलेगा, 11% इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा तो मिलेगा ही, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट। इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी विल पे एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये कंपनी बोल देती है, ये जाहिर कर देती है कि हाँ भैया मैं तुम्हें इतना पैसा उस तारीख को, इन फ्यूचर डेट उस तारीख को दूंगी। तो कंपनी एक्नॉलेज करती है कि इट विल पे फिक्स्ड पेमेंट एट अ फ्यूचर फिक्स्ड डेट। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर्स एज क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। क्योंकि इनकी ओनरशिप नहीं है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और देने ही देने हैं, तो ये एक तरीके से क्रेडिटर भी बन जाते हैं कंपनी के। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमने पहले पढ़ रखा है। फिक्स रेट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एट फिक्स्ड इंटरवल। तो फिक्स पैसा इनको बदले में मिलता रहता है, डिवेंचर्स के अगेंस्ट में फिक्स्ड इंटरवल में मिलता रहता है। जैसे हर साल मिलेगा या हर 6 महीने में मिलेगा, वॉटएवर। ये नहीं कि जो फ्यूचर डेट है उसी पे ही सारा मिलेगा, नहीं, बीच में रास्ते में उस फ्यूचर डेट तक पहुंचने में हर फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड पैसा इनको मिलता है। फिर बात करेंगे हम बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड्स के पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बॉन्ड्स के पास जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है कि ये इशूड एट अ हैवी डिस्काउंट। बहुत भारी डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू किए जाते हैं, और जो एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है उसको ही इंटरेस्ट मान लिया जाता है। मतलब जैसे कि डिवेंचर्स 10 लाख के डिवेंचर्स खरीदे और बोला कि 10% मिलेगा, तो 1% इंटरेस्ट हो गया। चलो ये तो फिक्स वाली बात है, ये डिवेंचर्स का केस है। लेकिन बॉन्ड्स में क्या होता है कि 10 लाख के बॉन्ड्स है, लेकिन हम तुम्हें 10 लाख में नहीं दे रहे, 9 लाख में दे रहे हैं। 9 लाख में बॉन्ड्स दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट तुम्हें मिल गया। अब फायदा तुम्हें कब होगा, जब वो बॉन्ड्स का पैसा तुम्हें वापस हो रहा होगा, क्योंकि वापस तुमको 10 लाख मिलेंगे। लिए कितने थे, 9 लाख, वापस कितने कर रहे हैं, 10 लाख, तो 1 लाख का तुम्हें फायदा हो गया। तो तुम डिवेंचर लो या बॉन्ड लो, बात वही है, पैसा तुम्हें मिलना है। डिवेंचर में 1 लाख रुपए हो सकता है एक हजार करके वो देते रहे, 10,000 करके देते रहे, तो तुम्हारी एक फिक्स्ड इनकम बन जाती है। लेकिन बॉन्ड्स में तुम्हें लास्ट में ही पैसा मिलेगा, जब बॉन्ड्स खत्म हो रहे होंगे, एक्सपायर हो रहे होंगे। जो सेकंड पॉइंट हमारे अंदर, सेकंड सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स आता है, वो है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर रखे हैं, और जो कि एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को हेल्प करते हैं फंड्स लाने के लिए। तो ये उनको लोन वगैरह दे देते हैं। तो ये स्टैब्लिश हो सकते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। प्रोवाइड लोन फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का लोन तो मिल ही जाएगा, साथ में मीडियम टर्म का भी मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म बेसिकली बोला जाता है 10 साल, 20 साल, 30 साल वाला। मीडियम टर्म आप कह लो 5-6 साल वाला, ठीक है। तो इतने लंबे लंबे लोन मिल जाते हैं, और जो 1 साल या 2 साल वाले होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन्स बोला जाता है। फिर होता है प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका एम ये भी रहता है कि ये किसको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, इसलिए इनको
को, इसलिए हम इनको डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। फिर आता है ये क्यों काम करते हैं, क्या काम करता है, फॉर एक्सपेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज। बिजनेस को बढ़ा रहे हो या बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब जो भी बिजनेस में रूल्स रेगुलेशंस बने हुए थे, जितनी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की बनी हुई थी, जितना भी स्ट्रक्चर था कंपनी का, वो सारा चेंज कर रहे हो, तब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तब पैसे ये आपको देंगे। मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, डिजिटल जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, तब ये आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, आपको पैसा देके मदद करेंगे। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं, सिर्फ एक ये पॉइंट है जो सेकंड पार्ट को, ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक बड़ा टॉपिक बनाता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और बिजनेस को पैसा देते हैं। तो सबसे पहला है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई। डेट्स याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि 1 मार्कर्स तुम्हारे बढ़ चुके हैं, तो कोई भी डेट कभी पूछ लेंगे। IFCI was established 1947, 1948, 1949, 1950 ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा सही है। तो डेट्स बहुत याद करने की जरूरत है, इसलिए मैंने इस बार डेट्स लिखी है, आज से पहले मैं नहीं लिखता था। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है। ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है। एम्स एट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट, ऐसा ना हो कि भाई सारी डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में, शहर में ही होती रहे और रूरल एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह इक्वल डेवलपमेंट ये एम करती है और कोशिश करती है। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन डेवलपिंग मैनेजमेंट एजुकेशन। तो देश में जो मैनेजमेंट की एजुकेशन मिल रही है उसमें, उसको इंप्रूव करने में भी इसका हाथ रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास SFC। SFC क्या, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। 1951 में इसकी स्थापना हुई। प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू कंपनी आउटसाइड द स्कोप ऑफ IFCI। देखो IFCI क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो ज्यादातर एक गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उनको लोन देती है या उनकी मदद करती है ज्यादातर। तो जो कंपनियां रह गई, जैसे प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी रह गई, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली रह गई, हमारी पार्टनरशिप वाली रह गई, तो उन सब को ये क्या नाम है, SFC पैसा देती है। SFC कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की वो मदद करती है। वेयर एज जो हमारी ऊपर वाली IFCI थी वो ज्यादातर सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही मदद करती है। नेक्स्ट है ICICI। नाम सुना हुआ है, मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं, कहा इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, आज से पहले नहीं देखी होगी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। मेरे को याद है मेरे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ गई थी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ऑफ इंडिया, ऐसे कर करके इन्होंने 3-4 ऑप्शन बनाए और मेरे को उसमें से सही सेलेक्ट करना था। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। इसकी सही फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1955 में इसकी स्थापना हुई एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मोर फोकस इसका असिस्टेंस रहता है एक्सक्लूसिवली इन प्राइवेट सेक्टर। इंकरेज करती है ये पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल को भी, कि बाहर के लोग आके भी हमारी कंपनी में पैसे लगाएं, हमारे देश में पैसे लगाएं, उसको भी ये बहुत ज्यादा इंकरेज करती है, असिस्ट करती है, हेल्प करती है। फिर है IDBI। IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में इसकी स्थापना हुई। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो जो बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे नजर रखना, सुपरवाइज करना, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, वो सारा इसका काम रहता है। फिर असिस्ट इन प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली इसके 3 बड़े काम है। एक तो डायरेक्टली असिस्टिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न, पॉइंट 1। पॉइंट 2 है असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमने बात की कि इसका काम क्या है, कि कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज। और तीसरा काम है प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज। तो ये 3 इसके बड़े काम है जो इसके IDBI के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है LIC। LIC का नाम अभी आप लोगों ने सुना ही होगा। ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसका काम क्या है, ये मोबिलाइज करता है कम्युनिटी सेविंग टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब क्या है कि जो लोग हम सेव करते हैं, ठीक है, जो पैसा हमने सेव किया
वो इनके यहाँ LIC में एज एन इंश्योरेंस हम करवाते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे हम इनको पैसा देते हैं। बेसिकली वो प्रीमियम क्या है, हमारी सेविंग्स। ये LIC वो प्रीमियम लेके कॉर्पोरेट के पास जाती है, कंपनीज के पास जाती है और उनको लोन देती है, बरोबर, उनको लोन देती है। अब वो उनको लोन दिया, अब कंपनीज का काम क्या है, उस पैसे को अच्छी जगह लगाएंगे और लोन के साथ साथ इनको इंटरेस्ट वापस देंगे। जब कंपनी इनको लोन और इंटरेस्ट वापस देती है तो इंटरेस्ट की अमाउंट उठा के ये लोग रख लेते हैं अपनी जेब में, और लोन क्योंकि वो हमारा पैसा था, हमने जो पॉलिसी कराई थी वो थी, वो लोन का पैसा ये लोग नॉर्मल सिटीजन को वापस कर देते हैं। तो ऐसा इनका काम रहता है कि ये कम्युनिटी सेविंग को मोबिलाइज करके उन्हें हिला के कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ लेके जाते हैं। थर्ड पॉइंट या थर्ड सोर्स ऑफ बोरोड फंड जो हमारे पास आता है वो है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब कोई भी नॉर्मल बैंक जो आप अपने आसपास देखते हो, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, वॉट जितने भी बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कौन पता नहीं कितने बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं ये सब कमर्शियल बैंक्स के अंडर आते हैं, कमर्शियल बैंक के नाम से आते हैं। और इनसे अगर कोई बिजनेस लोन लेता है तो उसको लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक बोला जाता है। सारे टाइप के लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म, मीडियम टर्म, वॉट हैज टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो जो भी लोन ले रहा है उसको लोन के बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो बिना उसके लोन उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ गिरवी नहीं रखा तो भाई अगर सामने वाला बंदा पैसे लेके भाग सकता है, तो बैंक कहां से पैसा वापस कर लेगी, वापस पैसा जुटाएगी। तो उसके लिए इसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोन के अगेंस्ट, और लोन जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में वापस कर सकते हो या इन लमसम, मतलब एक साथ उसकी पेमेंट करके वापस कर सकते हो। तो वॉटएवर जैसा भी आपने लोन ऑप्ट किया है वैसे ही आपको लोन मिलेगा इन कमर्शियल बैंक से। और इसके साथ हमारे 3 पॉइंट होते हैं खत्म। 1-2 पॉइंट और है, छोटा सा और चैप्टर बचा हुआ है, तब तक के लिए इसको फटाफट जितना भी इतना सारा कुछ लिखा है इसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। और अब जैसे कि मैंने बोला था कि अगली स्लाइड पे 3 और तरीके रह गए हैं बोरोड फंड्स के, और वो छोटे छोटे से हैं, तो ऐसे ही 3 तरीके इस तरफ आ गए। सबसे पहला तरीका है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है, क्रेडिट बाय वन ट्रेडर टू अनदर। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जब क्रेडिट दे, मतलब लोन दे या फाइनेंसिंग करे, उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। अपीयर्स एज क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो जिस भी बंदे ने पैसे लिए हैं उसकी बुक में सामने वाला बंदा जिसने पैसे दिए हैं वो या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से आता है या बिल्स पेबल के नाम से आता है। सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, छोटे टाइम के लिए फाइनेंसिंग अगर आपको चाहिए तो ये अच्छा सोर्स है। टर्म्स में वैरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर्सन टू पर्सन। तो हर इंडस्ट्री का, हर पर्सन का जो भी इसको कर रहा है सबके हिसाब से टर्म्स और कंडीशन वेरी कर सकती है। अब ट्रेड क्रेडिट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम्हारे लेवल में नहीं है लेकिन समझ में तुम्हें सारी चीजें आ जाएंगी। कहो तो मैं समझा दूं, छोटी वीडियो वैसे भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लोगे तो कोई बात नहीं, चलो सुनो। होता क्या है, ये तब काम आता है जब 2 बिजनेसमैन है और दोनों को ही पैसों की जरूरत है। तो मान लो एक बिजनेसमैन है श्याम और एक बिजनेसमैन है मोहन। तो दोनों ये बिजनेसमैन है श्याम और मोहन। अब होता क्या है कि भाई दोनों को पैसे की जरूरत है लेकिन दोनों के पास ही पैसा है नहीं। मान लो इन दोनों को बिजनेस चालू करना है, अलग अलग बिजनेस चालू करना है और इनके पास पैसे है नहीं, पैसे की जरूरत है। तो क्या करेंगे, मोहन सोहन पे एक बिल लिखेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा आगे का चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि आप एक बिल लिखते हो कि सामने वाला बंदा मेरे को इतने पैसे देगा। उसका एक बिल होता है, बेसिकली एक प्रॉमिस होता है कि मैं सामने वाले बंदे को इतना पैसा दूंगा या सामने वाला बंदा मेरे को इतने पैसे देगा, वॉटेवर। तो मोनू ने सोनू को बिल दिया कि ही विल पे ₹1 लाख टू सोनू। मोनू ने, अब नाम मोहन सोहन थे, चलो मोनू सोनू कर देते हैं। मोनू ने सोनू को एक बिल लिख के दिया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, एज अ प्रॉमिस लिख के दिया कि आई प्रॉमिस यू टू गिव 1 लाख रुपीज। किस बात के, किस लिए पता नहीं, अभी सिर्फ उसने बिल लिख के दिया। सोनू इस बिल को लेके बैंक वाले के पास गया। किसके पास गया, बैंक के पास।
और बोला कि भाई साहब देखो ये मोनू जो है वो मेरे को चलो मान लेते हैं वो मेरे को 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइंस डे, यस अच्छी डेट थी, चलो ठीक है। तो मोनू ने एक बिल लिखा कि मैं सोनू को 14 फरवरी को 1 लाख रुपए दूंगा। सोनू ने वो बिल ले जाके सोनू बैंक के पास गया और बैंक से बोला कि बैंक भाई साहब सुन, मोनू ने मुझे देख लिख के प्रॉमिस किया है कि वो मेरे को 14 तारीख को 1 लाख रुपए देगा, लेकिन मेरे को अभी पैसों की जरूरत है, तो तू एक काम कर, ये बिल मुझसे ले ले और मेरे को 1 लाख रुपए दे दे। और ये जब ये बिल की डेट आए मतलब 14 फरवरी आए तो तू जाके मोनू से पैसे ले लियो। सोनू ने बोला कि अभी तू मेरे को 1 लाख रुपए दे दे और जब 14 फरवरी आए तो तू जाके मोनू से पैसे ले लियो, तेरे को तेरे पैसे मिल जाएंगे, मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे, उसको पैसे देने थे वो दे देगा। तो चलो ठीक है, हो गया। बैंक ने सोनू को 1 लाख रुपए दे दिए। अब सोनू ने क्या किया, 50,000 रुपए तो रखे अपने पास और 50,000 रुपए मोनू को दे दिए। 50,000 रुपए रखे अपने पास और 50,000 मोनू को दे दिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की डीलिंग थी कि हम लोग को दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों के पास है नहीं, तो क्या करते हैं, दोनों ने ये तरीका निकाला था कि मोनू ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, वो इस बिल को लेके बैंक के पास गया, बैंक से 1 लाख रुपए लिए और 50,000 अपनी जेब में रख लिए, 50,000 अपनी जेब में रख लिए, दोनों ने बिजनेस करना चालू कर दिया। अब हुआ क्या कि डेट घूमी और कैलेंडर आ गया 14 फरवरी 2021। अब 14 फरवरी आ गई। अब होगा क्या कि बैंक जाएगा मोनू के पास पैसे लेने, तो मोनू अपने 50,000 रुपए जो उसको सोनू से मिले थे, एक तो वो बैंक को दे देगा और सोनू मोनू को ये वाले 50,000 रुपए देगा, जो उसने बैंक से पहले लिए थे, और फिर मोनू ये वाले 50,000 भी बैंक को दे देगा। इससे हुआ क्या कि दोनों लोगों को बिजनेस चालू करना था, दोनों को 50-50 हजार रुपए भी मिल गए, किसी की जेब से पैसे गए भी नहीं। जब दोनों का बिजनेस स्टैब्लिश हो गया तब 14 फरवरी को दोनों ने अपने अपने पैसे ले जाके बैंक को दे दिए। ना बैंक का नुकसान हुआ, ना सोनू का नुकसान हुआ, ना मोनू का नुकसान हुआ। एक बार फिर से बताऊं, मोनू ने कहा कि मैं 14 फरवरी को तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, एक बिल लिख के दिया सोनू को। सोनू वो बिल ले जाके बैंक के पास बोला कि देख, जो मोनू से पैसे तू ले आई हो, अभी मेरे को पैसे दे दे। तो बैंक ने सोनू को पैसे दे दिए अभी 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में से सोनू ने 50,000 अपनी जेब में रखे, 50,000 मोनू को दे दिए। जब 14 फरवरी आई तो बैंक भाग के गया मोनू के पास के ला मेरे 1 लाख रुपए जो मैंने तेरे बिल के अगेंस्ट दिए थे। मोनू ने बोला हाँ भैया 1 मिनट रुको, जो 50,000 उसे सोनू से पहले मिले थे बिजनेस शुरू करने के लिए, अब उसका बिजनेस शुरू हो चुका है, तो अब उसके पास पैसे आ गए हैं, कमा लिए उसने, तो वो 50,000 रुपए उसने बैंक को दे दिए और सोनू से हाथों हाथ 50,000 रुपए लेके उसने वो भी बैंक को वापस कर दिए। तो बैंक को 50,000 मिल गए उसके पास से 1 लाख थे, अभी 1 लाख गए। सोनू के पास आए 50,000 बैंक की तरफ से और गए भी 50,000 मोनू को, जो अल्टीमेटली बैंक के पास गए। मोनू के पास भी आए 50,000 और गए 50,000, तो किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। ये एक सिस्टम है, बहुत चालाकी से ये सिस्टम चलाया जाता है, इसको बिल्स ऑफ एकोमोडेशन भी कहा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे डेप्रिसिएशन के बाद प्रोबेबली, तो उसमें ये सारी कहानी आती है कि कौन किस पे बिल लिखेगा, उसका क्या मतलब है क्या नहीं है, तब ये सारी कहानी आती है। ये एग्जांपल है ट्रेड क्रेडिट का, कैसे ये सारा काम चलता है। अब आप देखो, ये वीडियो आप रिसीव कर रहे हो जनवरी के एंड में और मैंने बात करी है मिडिल फरवरी की, एक तो एक छोटा पीरियड हो गया। या चलो 14 फरवरी डेट ना रख के अगर मैं 14 मार्च भी रखता हूं या मैं कोई और डेट भी रखता हूं, तो 1 साल के अंदर अंदर की बात या 2 साल तक की बात है, तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये समझ में ना भी आए कोई बात नहीं, बस एंजॉय करो जो भी तुम्हें बताया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब जब दो कंपनी एक दूसरे को पैसे दे के काम चला लेती है कि तू मेरे को अभी पैसा दे दे, मैं तेरे को बाद में पैसे वापस कर दूंगा। तो होता क्या है कि अनसिक्योर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है। अनसिक्योर मतलब क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी गिरवी चीज नहीं रखी जाती है। अगर बैंक से लोन लेने जाओगे तो गिरवी रखनी पड़ेगी, इसके अगेंस्ट कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाती। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होती है, छोटा
टाइम के लिए लोन मिलता है तो ऑब्वियसली बात है छोटा लोन मिलता होगा। आरबीआई के हिसाब से कम 7 दिन का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक का होना चाहिए। तो इसको भी हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर तक का टाइम पीरियड अलाउड है। नेक्स्ट हमारे पास तरीका आता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब आप लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में तो जानते ही होंगे। अभी इतनी अच्छी वेब सीरीज आई स्कैम 1992, उसमें भी ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के ऊपर थी वो बेस्ड। तो जब पब्लिक से पैसा लिया जाता है, पब्लिक से पैसा उठाया जाता है, उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। बेसिकली वही शेयर्स वाला काम। डिपॉजिट डायरेक्टली रेज्ड बाय द पब्लिक, जब पब्लिक से पैसा लिया जाए। जनरली इनवाइट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, नॉर्मली 3 साल के लिए एवरेज पीरियड रहता है। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप कब खरीदो कब बेचो। इन्वेस्टर्स वो भी हैं जो 10-10, 20-20 साल तक स्टॉक अपने पास रखते हैं। इन्वेस्टर्स वो भी हैं जो आज खरीदा अगले हफ्ते बेच दिया। तो इट डिपेंड्स टू इन्वेस्टर या कौन बंदा पैसा लगा रहा है। नॉर्मली 3 साल का टाइम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इज हायर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी देगी पैसे लगाने वाले को, पब्लिक को, वो ज्यादा होता है क्योंकि शेयर्स में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बैंक में तो क्या है, आपको नॉर्मल 4% 5% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन शेयर्स में नॉर्मली 10% to 15% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बैंक के हिसाब से ज्यादा है, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी देगी, ये याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी दे रही है पब्लिक को। तो जो कंपनी पब्लिक को पैसा देती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है इस डिपॉजिट के ऊपर, इसलिए लोग भी ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज लेस फॉर कंपनीज। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट मतलब ये पैसा लेने के लिए जो पैसा लगेगा, पैसा लेने के लिए हाँ भाई, तुम लोन लेने जाओ, इतने कागजात, इतनी चीजें, इतना लोन, इतना झंझट होता है लोन। तो वो कहेंगे कि 10,000 की चीज गिरवी रखो तो हम तुम्हें 8,000 का लोन देंगे। क्यों? कि मान लो अगर तुमने जो चीज गिरवी रखी है आगे जाके उसका दाम कम हो गया तो कम से कम हमें हमारे 8,000 तो मिल जाएंगे। खैर वो अलग बात है। लेकिन और कोई भी बाकी बचे हुए 5 में से अगर आप कोई भी फाइनेंस करवाना जाओगे, लोन करवाने जाओगे, तो पैसा ज्यादा लगता है। वेयर एज अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा उठाते हो, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा उठाते हो, तो कंपनी के पैसे कम लगते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कंपनी को कम आती है। ये सारी चीजें आरबीआई हैंडल करता है और आरबीआई के अंडर भी एक कंपनी आती है सेबी, वो हैंडल करती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें वो हैंडल करती है। पब्लिक डिपॉजिट कौन कंपनी किससे उठाएगी, अभी हाल ही में कुछ बहुत अच्छे आईपीओ हुए हैं बर्गर किंग वगैरह के, तो वो सारा जिसका स्टॉक में इंटरेस्ट है वो सारे उस पर निगाहें रख सकता है। लेकिन अभी के लिए मेरे को तो इतना पता है कि भाई हमारा ये चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो चुका है खत्म। डे 7 भी खत्म, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 8 भी खत्म। 7 दिन 8 चैप्टर बहुत अच्छे से सिलेबस चल रहा है। 10 या 11 चैप्टर्स तुम्हारे और हैं। उम्मीद तो यही है कि 10 दिनों के अंदर या 9 दिन तो नहीं है, 10 दिनों के अंदर तुम्हारी आरटीजी सीरीज में बिजनेस स्टडीज का सिलेबस खत्म कर देंगे। वेयर एज मैंने बोला था कि 11 दिन लगेंगे ईच सब्जेक्ट, यहाँ पे तुम्हें 10 दिन बिजनेस स्टडीज खत्म हो रहा है। 2 वीडियोस का फायदा, 2 वीडियो कम देखनी पड़ेंगी। तब तक के लिए मेरा काम होता है खत्म, तुम्हारा होता है चालू। जो पार्ट समझ में नहीं आया उस पार्ट को रिवाइंड करके देखना है। फिर भी नहीं आया तो कमेंट करो नीचे कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे। और अगर आ गया तो लाइक करके बताओ कि हाँ भैया मेरे को सारा समझ में आ गया जो भी आपने पढ़ाया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे की वीडियोस तुम्हें मिलती रहे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की। और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो आ गई ये तुम्हें पता चल जाए और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।